शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में डीटीयू जीआरपी आरपीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। चेकिंग के दौरान 2 युवकों से 52 लाख का कैश बरामद किया। दोनों युवकों के पास पिट्ठू बैग में 500 के नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। दोनों युवक वाराणसी से कैश लेकर हावड़ा जा रहे थे। दोनों युवक महाराष्ट्र के सांगली जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। बरामद कैश और दोनों युवकों को इनकम टैक्स की टीम के हवाले कर दिया गया। 13 डीटीयू जंक्शन के फुट ओवर ब्रिज से जीआरपी आरपीएफ की टीम ने 29 लाख कैश के साथ 2 लोगों को पकड़ा था। यानी कुल मिलाकर 81 से अधिक लाख के कैश के साथ 4 लोगों को आरपीएफ जीआरपी की टीम अब तक पकड़ चुकी है। सर, ये मामला क्या है? ये बीते 24 घंटे में जो है जीआरपी और आरपीएफ डीडीयू ने 4 व्यक्तियों को पकड़ा है और उनके कब्जे से कुल 81 लाख से ऊपर की धनराशि बरामद की है। कहां से कहां ले जाया जा रहा है सर? ये इन धनराशि में 29,33,150 रुपए जौनपुर से हावड़ा ले जाया जा रहा था और 52 लाख रुपए बनारस से हावड़ा ले जाया जा रहा था। क्या कार्रवाई की जा रही है सर? इनके पास से इसको रखने और ले जाने के संबंध में कोई कागजात नहीं मिले, तो इनकम टैक्स को इसकी सूचना दी गई है। इनकम टैक्स के लोग आ गए हैं और उनके द्वारा नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में सैयदराजा विधानसभा में सिंचाई की समस्या को लेकर पूर्व सपा विधायक मनोज सिंह डबलू ने हमला बोला। प्रदेश की बीजेपी सरकार और सैयदराजा बीजेपी विधायक सुशील सिंह पर हमला बोला। पंप कैनालों की स्थिति खराब होने और नहरों में पानी न पहुंच पाने को लेकर हमला बोला। धान की रोपाई के समय सैयदराजा विधानसभा क्षेत्र में नहरों की सफाई नहीं हो पाई, जिसके चलते टैल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है और किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। कार्यकाल में आज में क्या अंतर रहा, क्या भी जरूरत है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कर्मनाशा के अंदर 9 लिफ्ट कैनाल है जो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी बनाए थे। उन कैनालों पे 24 घंटा बिजली के लिए चिरई गांव में पावर हाउस बनवाने का मैं काम किया था। आज एक थोड़ा सा भी, पूरी जिला की मैं बात करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो कहती है, डबल इंजन की सरकार में अगर एक भी पावर हाउस बनाई हो तो मुझे बताने का काम करें। एक भी पावर हाउस नहीं बना है। ये 8 साल 9 साल की सरकार में एक भी पंप कैनाल नहीं बना है। ये नया पंप कैनाल नहीं बनवा सकते, ये नया पावर हाउस नहीं बना सकते। लेकिन जो पावर हाउस है उसको चलवा नहीं सकते हैं, उसकी क्षमता वृद्धि नहीं करवा सकते हैं। जो नया पंप कैनाल तो छोड़िए, जो पुराने पंप कैनाल है उस पंप कैनालों पर कहीं हाउस पाइप नहीं है, कहीं पाइप फटा है, कहीं मोटर जली है। और जितने नहरें हैं उस सब नहरों को 14 करोड़ रुपया की लागत से सबकी पक्कीकरण कराने का काम हम लोग की सरकार में हम लोग किए थे। लेकिन आज उसकी सिर्फ सफाई तक नहीं हो रही है। सिर्फ सफाई की भी घोटाला करने का काम माननीय जी के सहयोगी लोग किए हैं। कुछ दिन पूर्व ही वर्तमान विधायक गए थे नगवा पंप, जाने में पता चला कि 4 महीने से स्टार्ट क्या है। देखिए, नगवा पंप कैनाल पर मैं कल गया था। नगवा पंप कैनाल के दोनों तरफ धूल उड़ रहा है। मैं वीडियो आप लोगों को दे रहा हूं, कल का वीडियो है। धूल उड़ रहा है, वहां पे सिंचाई नहीं हुई है। कैसे सिंचाई होगी? नगवा पंप कैनाल पर इस 9 साल के अंदर अगर 10,000 रुपया भी अगर खर्चा कर दिए होंगे तो जो कहिए, वहां पे 33 लाख रुपया देकर नगवा पंप कैनाल पर वहां पे नया पावर हाउस बनवाने का काम हम लोग सरकार में किए थे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के रोना गांव में गुरुवार की देर रात अज्ञात चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चुरा लिए। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश फैला हुआ है। परिवार के सदस्य नीचे कमरे में सो रहे थे। चोरों ने ऊपर के कमरे में रखी अलमारी और बक्से को तोड़कर सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। साथ ही नकदी, कपड़े और अन्य कीमती सामान भी ले गए। सीओ ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। विजय तिवारी रौना से बाहर बैग वैग पड़ा था, उसमें से कुछ मिला, सामान सब चोरी ले गए। फिर घर में आए, अलमारी खोल के अलमारी में से सब 5-6 लाख का गहना ले गए। मौके पुलिस आई, क्या जांच करवाई? मौके पे पुलिस आई, सब देख ताक के जांच करके ले गए। सब वीडियो बना के ले गए लोग। ये इतना हुआ है। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन कुछ नहीं दिए, कुछ बोले नहीं, खाली देख ताक अपना लिख पढ़। जी अमित तिवारी, ग्राम रौना। क्या मामला हुआ था अमित जी? ये रात में हम लोग नीचे सोए हुए थे, 10 बजे यहीं से ऊपर से गए थे, नीचे सोए हुए थे। और सुबह हमारी मैडम आई, देखी तो ये गेट का दरवाजा खुला हुआ था और ये लाकर का सब सामान इधर उधर फेंका हुआ था।
तो ले अब आई नीचे, हमको और मम्मी पापा को बुला के लेके आई, दिखाई। हम लोग देखे, लाकर तोड़ के गहना चोरी और 1 लाख रुपया। लगभग कितने की गहना चोरी हुई? 5 से 6 लाख का सर। और कैश कितना चोरी हुआ? 1 लाख का। पुलिस मौके पे क्या जांच कार्रवाई कर रही है? जांच करवाई, वो जांच करके ले गई हैं, बुलाई हैं टीम, बोले हैं कि 10 बजे नहा के आइए। लगभग नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश और वर्षा काल के समय अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर 58 सेंटीमीटर खतरे के निशान की तरफ बढ़ चुका है। चेतावनी बिंदु को पार करके अब महज कुछ सेंटीमीटर ही खतरे के निशान के नीचे। अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी दिनों में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर लेगा। लगातार हो रही बारिश के कारण सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है। इस वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी सरयू का जलस्तर खतरे के निशान को पार करते हुए निचले इलाकों में दस्तक देना शुरू कर देगा। हालांकि प्रशासन ने बाढ़ को लेकर तैयारी पहले से कर ली है। इसके साथ ही स्नान घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सरयू के स्नान घाटों पर बाकायदा अस्थायी ब्रिज के अंदर स्नान करने के लोगों को कहा जा रहा है, जिसके लिए एसडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती की गई है। जी, वर्तमान में सरयू का जलस्तर है 92,310, जो कि लगातार बारिश होने की वजह से लगातार बढ़ रहा है। उत्तरी क्षेत्र में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। तो क्या कितना है अभी वर्तमान में है 92,310। 92,310 क्या खतरे के निशान से ऊपर? जी नहीं, खतरे के निशान से ऊपर नहीं है, लेकिन वार्निंग के निशान से ऊपर है। वार्निंग का लेवल से लगभग जो है 58 सेंटीमीटर ऊपर है। खतरा के निशान कितने के? खतरे के निशान से अभी 42 सेंटीमीटर नीचे चलता है पानी। अभी मदद से अभी क्या करेंगे? ये देखिए, हम लोग जल स्तर पे लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे जैसे पानी बढ़ता है हम लोग जो है फोरकास्ट इशू करते रहते हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के पटेल नगर चौराहा स्थित खागा विधायक के आवास पर पहुंचे निषाद पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने निषाद जाति को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने की मांग करते हुए एमएलए सदन में मुद्दा उठाने की मांग की। एमएलए कृष्ण पासवान को ज्ञापन सौंपते हुए निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष लोकनाथ निषाद ने कहा कि 1961 की जनगणना मैनुअल और राष्ट्रपति अधिसूचना में पहले अनुसूचित वर्ग में शामिल था। उत्तराखंड सरकार के 2013 शासनादेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा प्रस्ताव पास किया जाए और प्रदेश के प्रत्येक जिले में निषाद जाति को ओबीसी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध मझवार तुरेह जाति को परिभाषित कर समाज को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाने की मांग की। ओबीसी में वो ओबीसी से नाम खारिज करके हमको अनुसूचित जाति में, जैसे से 1961 में जाति जनगणना हुई थी, इसके पहले मैनुअल और राष्ट्रपति के 10 अगस्त 1950 में हम लोग एससी में थे, उसी प्रकार हम लोगों को पुनः एससी का दर्जा दिया गया। अनुसूचित वर्ग में जाना चाहते हैं? हाँ, अनुसूचित जाति। तो आज किसको ज्ञापन दिया है? आज हमारे खागा महोदया माननीय विधायक कृष्ण पासवान जी को ज्ञापन दिया कि हम लोग अपनी वोट, ये निषाद समुदाय, मछुआर समुदाय वोट देकर उन्हें जिताएं, तो हमारी मजुआ आरक्षण के विषय में सदन में हम लोगों की आवाज़ को उठाएं और मजुआ आरक्षण जारी कराने का कृपा करें। डॉक्टर संजय निषाद भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं गठबंधन की उनकी सरकार है राज्य में, और क्या लग रहा है कि उनकी नहीं सुनी जा रही क्या, जो आप विधायक के पास? नहीं सुनी जा रही जी, मगर हम लोगों का जो आरक्षण है इसके पहले था, तो उसी आवाज़ को उठा रहे हैं। उन्हें मान लीजिए माननीय मंत्री जी को मान लीजिए। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या में उस समय हंगामा मच गया जब एक युवक ने अचानक नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत जल पुलिस को सूचना दी। जल पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। युवक की पहचान रोहित कुमार निवासी कौशाम्बी जिले के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रोहित का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। पुलिस द्वारा उसे प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। साहब, मेरा माइंड गड़बड़ जब होता है ना, तो मैं अच्छा काम के लिए पूछता हूँ। अरे अभी मर जाते तो? मर नहीं साहब, पता नहीं 7-8 नदियाँ में चीर चुका। अपने गांव की ब्यूर है और वहाँ ब्यूर के आगे। कहाँ से आए हो तुम? कौशाम्बी सर पिपराही गाँव। कब यहाँ पहुँचे थे अयोध्या? यहाँ सर जी अभी सुबह 4 बजे। कहाँ से आए? सरयू नदी में पूरा पैरों के मूर्ति ले गया। सरयू नदी में क्यों कूदे?
साहब तैरने के लिए। तैरने के लिए तो डूब रहे थे तुम ना? नहीं डूबता नहीं साहब। मना किया गया तुमको? हाँ यहाँ मना करने के बावजूद साहब तबीयत लेट की वजह से। अब मर जाते तो क्या होता? साहब अब तबीयत है लेट, मानना जीना मानने को नहीं साहब। और साहब साल में 2 बार तबीयत लेट होती है, या सावन में नवरात्र में बाबू। नहीं अच्छा करते क्या हो? मैं साहब पढ़ाई करता हूँ। कितने में? BA कर चुका हूँ सर। BA कर चुके हो? NSD कमांडो ट्रेनिंग सर कर रहा हूँ। अच्छा ये NSD के लिए कूदे थे? हाँ साहब मैं अपने ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा हाँ कोई गुरु नहीं। क्या भाई बहन हो तुम लोग? मैं 2 भाई 2 बहन हूँ। कक्षा 8 तक केवल स्कूल गया, बाकी हाई स्कूल इंटर सब घर पे पढ़ के किया हूँ। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में गहरे पानी में नहाते समय युवक डूब गया। युवक के डूबने से चीख पुकार मच गई। सैलानियों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू किया। 1 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। मुगलसराय थाने के मिल्कीपुर गांव से जियारत करने के लिए मृतक के 1 दर्जन रिश्तेदार पहुंचे थे। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिर खोजे, फिर हमको मिलवे नहीं किया। आप लोग कितने लोग आए थे? हम लोग आए थे सिर्फ 10 लोग आए थे। और बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग सब है, मम्मी है, भाई ने, भाई सब लोग आए थे। फातिया पढ़ने आए थे, अपना घूमने फिरने आए थे। ये जो लड़का गया है ये हमारी बुआ है। ये हमारी बुआ, हमारा बुआ का आदमी गया हुआ है। इसमें क्या नाम है उनका? उनका दीपू नाम है। मिल्कीपुर के रहने वाले? हाँ मिल्कीपुर के रहने वाले दीपू नाम है उनका। भैया हम लोग सोचे थे कि नहा धो के जहाज करे चले जाएंगे घूम फिर के। अब सोचे थोड़ा नहाने में उतने उनका काम हो गया भैया। बहुत जब से सोचेंगे नहा धो के फातिया पढ़ने जाएंगे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान संघ के बैनर तले जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जनपद के किसानों को फसल क्लेम दिलाए जाने की मांग की है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति तीसरी बार लगातार बुरी स्थिति में देखी जा रही। लगातार गंगा और जमुना नदी का पानी तीसरी बार उफान पर है और इस बार दोनों ही नदियां खतरे के निशान के पास 83 मीटर पहुंच गई है। हर रोज करीब 53 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा नदी का पानी, यमुना का पानी 43 सेंटीमीटर प्रतिदिन रफ्तार से बढ़ रहा है, जिसके कारण प्रयागराज की तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। इसी बीच NDRF की टीम द्वारा सूचना प्राप्त होने पर 40 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित बाहर निकालकर राहत शिविर पहुंचाया गया। बनारस की एक टीम बाढ़ को देखते हुए प्रयागराज में तैनात किया गया है। वाटर लेवल पिछले 2 दिनों से लगातार जो है इंक्रीज हो रहा है, उसको देखते हुए हम हर समय तैनात हैं अपनी पूरी टीम के साथ। जैसे ही सूचना किसी भी प्रकार की मिलती है हम तुरंत वहां पर रिस्पांस के लिए पहुंचते हैं। जैसा कि सुबह अभी 15-20 मिनट पहले जो है एक सूचना मिली है राजापुर से, 8 से 10 लोग जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंस गए हैं। रात को पानी का जो है स्तर ज़्यादा बढ़ने से वो मकान के चारों तरफ लगभग 4 से 5 फीट पानी लग गया है। तो उसकी सूचना जैसे ही मिली टीम तुरंत रिस्पांस के लिए पहुंची है। अभी टीम जैसा कि आप देख रहे हैं बोट लॉन्च हो चुका है। हम 4 से 5 मिनट के अंदर में अभी रेस्क्यू के लिए वहां पर जाएंगे। जो भी लोग वहां पर फंसे हैं उनको वहां से इवैक्यूएट करके सुरक्षित जगह पर पहुंचाएं। बाढ़ की स्थिति अब काफ़ी दयनीय होती चली जा रही है और लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से जहां निचले इलाकों में पानी अब भरना शुरू हो चुका है, वही बात करें तो प्रतिदिन लगभग 45 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब प्रतिदिन की रफ्तार से यमुना नदी में उफान आ रहा है। वहीं पर 53 सेंटीमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से औसतन गंगा नदी में उफान आ रहा है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय मैं यमुना नदी के नए पुल पे खड़ा हूँ और ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये लगातार दयनीय होती चली जा रही है। ये जलस्तर काफ़ी खतरे के निशान के पास पहुँच चुका है। बात करें अरेल घाट की, बात करें महाकाल घाट की, बात करें संगमनोस की, तो किले तक की पूरी दीवारें सब पानी में डूब चुकी हैं। यहाँ तक कि यहाँ की स्थिति अब ये बनती चली जा रही है कि निचले इलाकों में NDRF को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना शुरू करना पड़ गया है। जी हाँ, आज निचले इलाकों में राजापुर के कुछ क्षेत्रों में NDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 20 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकालकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकालकर बाढ़ राहत शिविर केंद्रों में पहुँचाया है। लगातार बढ़ रही इस बाढ़ की वजह से जहाँ प्रयागराज की स्थिति दयनीय होती चली जा रही है, वहीं नवागत DM का कहना है कि हम स्थिति पर कड़ी नज़र बनाए हुए हैं। अगर स्थिति पे कड़ी नज़र बनी हुई होती
तो शायद लोगों को रेस्क्यू करना नहीं पड़ रहा होता, पहले ही उन्हें सुरक्षित स्थानों पहुंचाया जा चुका होता। लेकिन प्रशासन के ढीले रवैये और बाढ़ की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए इसकी भयावहता को समझना जरूरी हो चुका है। अब अगर सरकार नहीं चेतेगी तो कब चेतेगी और कब प्रयागराज की इस बाढ़ की स्थिति पर काबू पाया जा सकेगा। अब देखना यह है कि क्या नए डीएम साहब अपने नए आदेशों से बाढ़ की स्थिति पर काबू पाने में सक्षम हो पाएंगे या वे भी प्रशासन की गोल नीतियों के बीच में अपने आप को बदा महसूस करेंगे। तब तक के लिए मैं इंद्रजीत बनर्जी, टुडे एक्सप्रेस, प्रयागराज। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा जारी है। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में नेवदा शहर के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। एक अभियुक्त नीरज पासी उर्फ कुलदीप भारती के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को CSC संग्रामगढ़ में भर्ती कराया गया। 2 लुटेरे संजीव कुमार उर्फ तूफानी और अभिषेक सोनी उर्फ छोटे मौके से पकड़े गए। लुटेरों के पास से लूटी गई ज्वेलरी, मोटरसाइकिल, स्कूटी, तमंचा बरामद किया गया है। आज रात्रि 8:30 बजे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी 2 बाइक से आते हुए 4 संदिग्धों को पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के लिए रोका गया, तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त नीरज पासी के पैर में गोली लगी एवं दूसरे अभियुक्त संजीत कुमार उर्फ तूफानी को मौके से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अभियुक्तों द्वारा दिनांक 28 जुलाई को ग्राम अफसानगंज थाना संग्रामगढ़ में ज्वेलरी लूट की घटना कारित की गई थी। अभियुक्तों की निशानदेही पर एक अन्य अभियुक्त अभिषेक सोनी को लूटे गए आभूषणों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में और अधिक साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाके थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। युवक की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची मेजा पुलिस ने एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई शुरू की। बता दें कि मेजा थाना क्षेत्र के कंजोली गांव निवासी का खून से लथपथ शव पाया गया तो हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की माने तो युवक की चाकू मारकर हत्या की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच करते हुए अवधेश नामक एक व्यक्ति को मौके से चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। आज दिनांक 31/7/2025 को दिन में करीब 3 बजे थाना क्षेत्र मेजा के ग्राम कंजोली में नागेश्वर नाथ पुत्र रामधनी व उसके पड़ोसी अवधेश पुत्र विजय शंकर दोनों गांव के बाहर एक बाग में बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान आपस में किसी बात को लेकर इनमें नोकझोंक हुई। नोकझोंक के दौरान अवधेश ने नागेश्वर नाथ के ऊपर चाकू से वार कर दिया जो उसके सीने में लगा। घायल अवस्था में नागेश्वर नाथ को CSC रामनगर ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। परिवारजनों से तहरीर लेकर FIR पंजीकृत करके। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या में गद्दोपुर मझवा रेल बाईपास योजना को लेकर विरोध शुरू हो गया। सांसद अवधेश प्रसाद, पूर्व सांसद लल्लू सिंह, DM निखिल, टीकाराम फुंडे शिकायत करने के बाद गद्दोपुर मझवा के लोग प्रदर्शन करते हुए कमिश्नर राजेश कुमार से मिलकर एक ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। रेलवे लाइन योजना को कहीं और से निकालने के लिए अनुरोध किया। गद्दोपुर मझवा के रहने वाले लोगों ने बताया कि इस गांव में करीब 50 से अधिक रिटायर्ड फौजी या सीमा पर तैनात फौजी का परिवार जमीन लेकर मकान बनवा रहे हैं। अब उन्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल रामनगरी अयोध्या में विकास कार्य अपनी तीव्र गति से चल रहे हैं। ऐसे में नए नए प्रोजेक्ट कहीं न कहीं लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। डिफेंस रिटायर्ड हूँ। रिटायर होने के बाद हमने ग्राम सभा गद्दोपुर में जमीन लेकर के अपना पूरा मकान बनाया और रिटायरमेंट का सारा पैसा उसमें लगा दिया। इस तरह से हमारे कम से कम 40 से 50 फौजी भाई हैं जो कि वहाँ कॉलोनी बना करके रह रहे हैं। 20-25 बॉर्डर पर आज की डेट में लड़ रहे हैं, लेकिन उनके भी पूरे घर उस जद में आ रहे हैं। वहाँ पर उनके केवल बच्चे और महिलाएं हैं। इसकी वजह से सारे लोग जो है डिस्टर्ब हैं कि ये लाइन यहाँ बीच आबादी से, बीच घर से लोगों को तोड़ते हुए आगे निकाली जा रही है। जबकि इसका विकल्प भी है पीछे की तरफ से जहां पर आबादी नहीं है, यह रेलवे लाइन आसानी से वहां से भी निकाली जा सकती है। घर से हमारे 100-200 मीटर सुल्तानपुर अयोध्या और लखनऊ अयोध्या की दोनों रेलवे लाइन है। ये मिल जाने के बाद ये पूरा एरिया हमारा जो है
वो एकदम गड्ढे में तब्दील हो जाएगा। यहाँ से 100, 200, 500 मीटर की दूरी पर हरित पट्टियां हैं या कि बिल्कुल खेती की खाली जमीनें हैं, वहां से भी इसका सर्वे करके निकाला जा सकता है। सर जी, हमारे लोगों की बात अगर नहीं मानी जाएगी तो हमारे पास पैसा है नहीं, रिटायर होकर के लगा दिया, हमको आत्महत्या करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। या प्रशासन उन्होंने साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इसको बैठ करके बात करके फिर और थोड़ा थोड़ा तिनका जोड़ के आदमी एक घर ही बना पाता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। आपने पहले ये तो बताया है कि हम सेना की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो सैनिक देश की सुरक्षा कर रहा है लेकिन अपने घर की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आप उनके परिवार की सुरक्षा करिए, उनके बच्चों की सुरक्षा करिए। गद्दोपुर मझुआ से हमने जमीन लिया था, प्लॉट लिया था और वहां पे हमने अपना एक छोटा सा मकान बनाया हुआ है। उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद ये पता चलता है कि एक दिन 2, 3 लोग, 4 लोग आ जाते हैं, बताते हैं कि आपके घर को चिन्हित किया जा रहा है कि आपका घर रेलवे में आए। आपने किसको अधिकार दिया है कि आप हमारे घर को आके चिन्हित करें? आप हमारे घर को पैमाइश करें? नोटिस दिया गया? भैया ये कहाँ का लोकतंत्र है? कौन सा नीति और कौन सा नियम आप लोग बताना चाह रहे हैं? हाँ, आप लोग कहाँ हाँ, मैं बताती हूँ, मैं आगे कंटिन्यू यही कर रही हूँ कि हमने ज्ञापन दिया है, डीएम साहब को सौंपा है, डीआरएम के पास हम लोग गए थे, पूर्व सांसद जी के पास गए हैं, वहां से तो आश्वासन मिला है हमको पूर्व सांसद जी, लेकिन हम प्रेजेंट सांसद जी के पास भी गए हैं, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम नेक्स्ट डे आके आपके यहाँ देखेंगे अवधेश जी के पास, लेकिन लगभग 1 महीने का दिन बीत गया, सांसद जी हमारे यहाँ नहीं पहुंच पाए। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के संत राजूदास ने मालेगांव हमले में साध्वी प्रज्ञा और 7 आरोपियों को कोर्ट के द्वारा बरी किए जाने के बाद हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों के बीच भगवान को भोग लगाया हुआ लड्डू बांटा और उत्साह मनाया। राजूदास ने सवाल उठाते हुए कहा कि मालेगांव धमाके में मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा और उनके 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी उनसे माफी मांगेगी। कांग्रेस के नेता लगातार सनातन पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, क्या वो सनातन धर्म के मानने वालों से क्षमा मांगेंगे? राजूदास ने सवाल उठाते हुए कहा कि मालेगांव हमले में 7 लोगों के आरोपी बनाया गया था। भगवा को आतंकवाद कहते हुए 100 करोड़ हिंदुओं पर भगवा आतंकवाद को मढ़ा गया था। कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इस प्रकार से सनातन पे भगवा आतंकवाद मढ़ा गया। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। क्या सोनिया गांधी, क्या शिंदे साहब, क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? 7 लोगों के जीवन को बर्बाद करने वाली कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से साध्वी प्रज्ञा से लेकर और भी 6 लोग थे, उनके साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हुए और सनातन पे टिप्पणी किया गया, क्या सनातनी आतंकवादी हो सकते हैं? जो धर्म कंकर कंकर में संकर देखता हो, जो पत्ते पत्ते में जीव आत्मा में परमात्मा का वास ढूंढता हो, क्या उसके ऊपर आतंकवाद मढ़ा जा सकता था? नहीं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने आतंकवाद मढ़ा, अब क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? क्या सोनिया गांधी माफी मांगेगी? क्या सनातन के ऊपर इतना कुठारा घात हुआ, इतनी टिप्पणी हुई, क्या उसके लिए सनातनी कांग्रेस को क्षमा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि सनातन का अपमान के साथ साथ 7 लोगों का जीवन बर्बाद हुआ है और कभी भी संत क्षमा नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रामनगरी अयोध्या में खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार शहर के मकबरा स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्रीडा स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराएगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने स्टेडियम के उच्चीकरण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। प्रथम चरण में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम में खिलाड़ियों और दर्शकों की बैठने की जगह, विद्युतीकरण, शौचालय की अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होगी। खो खो और कबड्डी खेलों को लेकर खिलाड़ियों के लिए शेड बनाए जाएंगे। स्टेडियम बने तरणताल और बैडमिंटन कोर्ट का भी नवीनीकरण कराया जाएगा। देखिए, अयोध्या में शहर के बीचों बीच एक BR अम्बेडकर स्टेडियम है, जो कि शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। काफ़ी वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जीर्ण शीर्ण था। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को उच्चीकरण करने के लिए, उसको सुदृढ़ीकरण करने के लिए और जो आसपास के जनता हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा उसमें उच्चीकरण का प्रस्ताव किया गया है। इसके अंतर्गत जो स्विमिंग पूल वहाँ पे संचालित है, उसका सुदृढ़ीकरण किया जाना है। वहाँ टॉयलेट वगैरह की, पब्लिक एमिनिटीज़ की व्यवस्था की जानी है। साथ ही साथ वहाँ पे जो विद्युतीकरण के कार्य किए जाने हैं, जो बैडमिंटन कोर्ट है उसका उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे जो खो खो और कबड्डी खेलने वाले खिलाड़ी, उनके लिए भी शेड की व्यवस्था की जाएगी।
तो एक अच्छा प्रोजेक्ट हम लोग ने डिज़ाइन किया और उसको शासन में सबमिट करने जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ के खिलाड़ियों को और यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं उनको एक अच्छी सुविधा मिल सके। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्त मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप अयोध्या सर्किट हाउस पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि दोनों विभागों की समीक्षा करने के लिए आया हूँ। योजना प्रदेश केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। लाभार्थियों को लाभ मिले, निष्पक्ष तरीके से लाभार्थी लाभ पा सके, इसी को लेकर बैठक करने आए थे। योगी सरकार में पिछले वर्गों और दिव्यांगों के जीवन में बड़ा बदलाव है। 30 लाख ओबीसी छात्रों को 2475 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति, ओबीसी बच्चों की शादियों के लिए 200 करोड़ रुपए के अलावा कई परिवारों को लाभ मिला है। में हमारी सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है। 2024-2025 में योगी सरकार में 30 लाख छात्र छात्राओं को 2475 करोड़ की धनराशि से छात्रवृत्ति वितरित करके बच्चों की बौद्धिक विकास का प्रबंध हमारी सरकार ने किया और 2025-2026 में इस धनराशि को बढ़ा के 2825 करोड़ किया गया। 200 करोड़ की धनराशि से ओबीसी बच्चों की शादियों का प्रबंध भी 1 लाख परिवारों को सहायता करने के लिए हमारे विभाग के माध्यम से किया जाता है। 35 करोड़ की धनराशि से CCC ओ लेवल का प्रशिक्षण दिला के ओबीसी बच्चों को रोजगार और नौकरियों से जोड़ने का काम हमारी सरकार करती है। उत्तर प्रदेश में लगभग 103 छात्रावास ओबीसी बच्चों को निःशुल्क उपलब्ध करा के उनकी सुख सुविधाओं को दिलाने का काम सरकार के माध्यम से किया जाता है। दिव्यांगजन विभाग की तरफ से 11,32,000 दिव्यांगजनों को हमने इस बार उनके भरण पोषण की राशि देने में सफलता प्राप्त की है। 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से हम दिव्यांगजनों के जीवन को संचालित करने के लिए भरण पोषण की राशि जारी करते हैं। बचपन डे केयर सेंटर से लेकर समेकित संकेत विद्यालय और विश्वविद्यालयों के माध्यम से दिव्यांगजनों को शिक्षित करने का प्रयास भी हमारी सरकार के माध्यम से होता है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शराब पीने के लिए पैसे न देने पर महिला के पति ने रौद्र रूप दिखाया। पति ने बेल्ट से कई बार कर महिला को बुरी तरह से घायल कर दिया। पति लंबे समय से शराब का आदी है और शराब के लिए अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता है। घर में राशन न होने पर पति शराब पीने के लिए पैसे देने की जिद कर रहा था। महिला की चीखें सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए। तत्काल डायल 112 को पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को CSC सेंटर भर्ती कराया। साथ ही घूम घूम कर कबाड़ा इकट्ठा कर बेचने का काम दंपत्ति करते हैं। घटना के बाद से आरोपी पति मौके से फरार है। दरवाजा बंद करके बेल्ट से दरवाजा बंद करके मारा है। क्यों मारा है? दारू पीता है तो मना कर ऐसे मारने लगता है। अच्छा, चोट लगा है काफी? हाँ। कब मारा है? अभी आधा घंटा हो गया। कौन मारा है? राजा मेरा पति। कहाँ के रहने वाले हो तुम? हम लोग मड़िहान के रहने वाले हैं। यहाँ पर काम करने आए हैं, रूम लेकर रहते हैं। कबाड़ वगैरह बिनते हो? हाँ।